हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि 2022 का जो पेपर आया है एनवीएस लैब असिस्टेंट असिस्टेंट का, उसका हम लोग साइंस का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, पार्ट 2 वीडियो आ चुका है और हम लोग 30 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इसमें क्वेश्चंस हम लोग उसके आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं 31 से पहले कुछ और अच्छा क्वेश्चंस हमको नीचे में दिख रहे हैं, वो मैं करना चाहूँगा। तो वहाँ से हम आपको बताते हैं 42 के आसपास से वो क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। प्रैक्टिकल का मतलब कि जो एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं ना, वहाँ से बेस्ड क्वेश्चंस थे। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे। आपको बच्चों के जैसा पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, ठीक है। हर एक कोई जो भी अभी साइंस का एग्जाम बनाना चाहता है, एग्जाम में क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न, तो उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। 2 बार में तो कुछ नहीं होगा, 2 बार में तो ऊपर ऊपर जाएगा, कम से कम 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 नंबर का क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ, आप एक बार रोक के क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज पे एक बीकर रखा हुआ है ना। और इसमें 3 होल हैं। एक होल का नाम ए है, जो कि ऊपर से डी पॉइंट पे है, ठीक है। और एक होल है बी और सी, 2 होल हैं जो दोनों एक ही जगह पे है, जो ऊपर से कितने पॉइंट पे है, 2D पॉइंट पे है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन ये कह रहा है वाटर एग्जर्टेड प्रेशर, यानी कि वाटर के द्वारा एग्जैक्ट लगाया गया प्रेशर किस पॉइंट पे, ए बी सी पॉइंट पे रेस्पेक्टिवली कितना होगा, उसी का यहाँ रिलेशन बनाना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे ए पॉइंट ऊपर में है, ए पॉइंट क्या है, ऊपर में है। और बी और सी पॉइंट क्या है, बी और सी पॉइंट एक ही जगह पे है। तो बी और सी पॉइंट जब एक जगह पे है तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। तो ऑप्शन तो यही दिख रहा है, लेकिन हम सारा ऑप्शन देख लेते हैं। एक और क्या होगा, तो पी ए पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा पी बी पॉइंट से, तथा पी ए पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा पी सी पॉइंट से। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी कि पी बी इक्वल टू पी सी इज ग्रेटर देन पी ए। ये कहानी आपका बन रहा है। तो ये तीनों का रिलेशन देता तो इस तरह से रिलेशन बनता, लेकिन यहाँ पे 2 ही को में रिलेशन बनाया है। तो 2 रिलेशन इसके हिसाब से ये क्या है, सही है। देखिए इसमें पी ए उल्टे तरफ लिखा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ है। पी ए थोड़े ना बड़ा है, पी सी बड़ा है। ये दोनों को ही बराबर ये बड़ा छोटा दिखा दिया, दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पी ए पी बी को बराबर दिखा दिया। तो अगर 3 में रिलेशन बनाता तो कुछ इस तरह से रिलेशन बन सकता था, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम बात करें 43 नंबर में, तो देखिए हिंदी में यहाँ पे लिखा है और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। तो ये क्वेश्चंस 9th का तो है नहीं, ये 7th या 8th में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ना है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। मतलब कि 7th 8th का जो कंसेप्ट है उसको 9 से रिलेट कर लिया है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से रिलेट कर लिया है। फ्रिक्शन से भी रिलेट कर लिया है, तीनों चैप्टर से रिलेट कर लिया है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन का भी फार्मूला इसमें लगेगा, फ्रिक्शन का भी लगेगा और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का भी लगेगा। कह रहा है कि 10 केजी का एक बॉक्स फर्श पर रखा है तथा बॉक्स और फर्श के बीच में एक कीबोर्ड की परत रखी हुई है। कह रहा है कि एक फर्श है, सबसे पहले इस तरह से मान लीजिए, इस पे एक कीबोर्ड की परत रखी हुई है, तो जो फ्रिक्शन का काम करेगा यहाँ से हमको समझ में आ गया। और इस पे क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पे क्या एक बॉक्स रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने कह दिया, मान लो। अब आगे कह रहा है कि इस डायरेक्शन को वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तुम मानो, इस डायरेक्शन को निगेटिव एक्स एक्सिस मानो, जैसा कि होता है। यहाँ तक वही कहानी है। अब कह रहा है बॉक्स के धनात्मक दिशा में 5 न्यूटन का परिणामी बल लगाया जाता है। 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉक्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन का बल लगा दोस्तों, 5 न्यूटन का। और कह रहा है कि फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एंड 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉक्स ऑन द निगेटिव एक्स डायरेक्शन। इधर से कितना डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है, एक तो 15 न्यूटन का लग रहा है और एक 10 न्यूटन का लग रहा है। तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखे हैं कि एफ रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो जो इधर लग रहा है एक्स पॉजिटिव वाले की तरफ, उसको +5 लिखेंगे, और जो माइनस वाले की तरफ लग रहा है उसको क्या लिखेंगे, माइनस, और ये भी -10 होगा। यानी कि हमारे पास जो परिणामी बल आ गया वो कितने आ गया, -20 न्यूटन का। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 न्यूटन किधर, माइनस की तरफ, है ना। तो 20 न्यूटन
टूवर्ड्स -x। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है कि द बॉक्स डज नॉट मूव, बॉक्स वर्णित तीनों बल की क्रिया से बिल्कुल गतिशील नहीं होता है। तो गतिशील नहीं हो रहा है, तो वो पहले ही कह दिया था कि इसके बीच क्या रखा हुआ है, एक कार्डबोर्ड की परत रखी हुई है। तो अब नहीं मूव कर रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होगा। तो वही कह रहा है कि बॉक्स पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो देखिए बॉक्स को इधर से 20 न्यूटन का बल रिजल्टेंट लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना का लग रहा होगा, इधर से भी जो कार्डबोर्ड है वो 20 न्यूटन का बल लगा रहा होगा। किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, एक्स पॉजिटिव वाले में लगा रहा होगा। तो यही आंसर है, 20 न्यूटन किधर लगा रहा है दोस्तों, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था ये, हर एक कंसेप्ट को वो यूज कर लिया है ना। जब आप टीचर बनेंगे तो इसी तरह का कंसेप्ट आपको हर एक कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो बच्चा कोचिंग ट्यूशन पढ़ाता होगा ना, या हम भी पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उसका ये सब कंसेप्ट क्लियर रहता है। तो अगर ये भी शानदार तरीका है, कोचिंग पढ़ाने से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि कीबोर्ड जो कार्डबोर्ड की परत हटा ली जाती है, द लेयर ऑफ द कार्डबोर्ड इज रिमूव्ड एंड द बॉक्स केप्ट इन द सेम पोजिशन दैट द फ्रिक्शनल बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉक्स इज जीरो। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब जब जीरो हो गया तो बॉक्स क्या करेगा बताइए, मूव करने लगेगा। तो मूव करेगा तो वही एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो बॉक्स का किधर मूव करेगा, इधर। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो तो निगेटिव होगा, ये बात समझ में आ गया। कितना होगा, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो -20 लिखिएगा तो उससे भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक्सेलरेशन बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड किधर, तो माइनस ऋणात्मक x की दिशा में। विल मूव एट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर, किधर मूव करेगा दोस्तों, तो -x में मूव करेगा। अब तीसरा क्वेश्चन और ज़्यादा सही है, जो रिजल्टेंट फोर्स निकाले हैं ना उसी के बारे में पूछ लिया है। तो शुद्ध बल कितना हुआ, 20, किधर होगा, तो निगेटिव x के अनुदिश होगा। ठीक है, तो ये 20 न्यूटन निगेटिव x के अनुदिश होगा। तो ये तीनों, ये अब ये क्वेश्चन सफल होते रहता है ना। एक्चुअली पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो पेपर में क्वेश्चन सफलिंग करते हैं, किसी में 3 नंबर पे आ जाता है, किसी में यहाँ 4 पे आ जाता है। तो ये आपस में सफल होकर ऊपर नीचे हो गया। जैसे हम लोग क्लास में जब 10th क्लास में या 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस वाइज में रखा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ये होगा, दूसरा नंबर जो पहले पढ़े, फिर जो बीच वाला पढ़े वो तीसरा नंबर होगा। तो आगे हम 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक हॉल में 2 दीवार हैं जिनमें एक दरवाजे की ओर अभिमुख है और दूसरा इसके निकट सन्निकट लंबवत है। यानी कि मान लीजिए 2 दीवार हैं, एक तो दीवार इधर से मान लो कोई गेट है, इधर से कोई आएगा, और ये दोनों प्लेन मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पूनम दरवाजे से प्रवेश किया और अपने सम्मुख वाले दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे खड़ी हो गई। यानी कि पूनम यहाँ कितने मीटर की दूरी पे खड़ी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर की दूरी पे खड़ी हो गई। सी ऑब्जर्व, अब वो ऑब्जर्व कर रही है पहला क्वेश्चन से, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है। द इमेज फॉर्म बाय द मिरर फेसिंग हर, उसके द्वारा। देखिए ये मिरर कैसा है दोस्तों, तो प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जितना दूर बॉडी आगे रहता है उतना ही देर पीछे होता है। तो 8 मीटर तो सब में दिया हुआ है, तो ये दोनों तो ऐसे भी गलत हो गया। अब जो ये प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, तो ये दोनों में ही वर्चुअल, इसी में बस वर्चुअल दे रहा है, इसमें तो रियल दे दिया, तो यही सही होगा। और इरेक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना। इरेक्ट का मतलब सीधा है ना, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा होता है। आभासी जब भी बनेगा तो वो सीधा बनेगा, और रियल जब भी बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, रियल इमेज जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, और वर्चुअल जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूनम 1 मीटर से दर्पण की ओर चलने लगती है। पूनम 1 मीटर से दर्पण की ओर चलेगी तो इमेज यहाँ बनने रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर इसका चाल पूछेगा, इमेज का चाल, इमेज का चाल किसके रिस्पेक्ट में, पूनम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ इतना ही का तो बात होगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम रहेगा। पूनम कितने से चल रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो इमेज का अगर पूनम के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो दुगना हो जाएगा, इमेज का अगर मिरर के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो सेम होगा। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो ये 2 और 1 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
फर्दर आगे क्या करा, पूनम के पास एक लेज़र पॉइंट है, तो ठीक है हम मिरर यहीं पे बना लेते हैं, हम उतना ऊपर कहाँ जाएंगे बार बार स्लाइड करने। तो ये हमारा मिरर पॉइंट हो गया। अब कह रहे सी बीम इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी कि ये इस पे मान लो यहाँ पूनम खड़ी है, अब यहाँ से ये कितने डिग्री पे एक रे इंसिडेंट कराई, 20 डिग्री पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं टक्कर मारेगी, तो 20 डिग्री ये भी रहेगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करा इसका एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल बताना है थीटा। तो ये कितना होगा, तो ये देखिए 20 हो गया, तो ये 70 हो गया, तो इस तरह से तो ये 70 हो जाएगा, तो ये भी 70 होगा, मैथमेटिक्स का रूल है ये, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, ये फाइबर वाला कहानी है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये कहानी, आप एक पढ़ लीजिए। पुराने समय में लोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश कपड़े कपास, ठीक है, कपास का होता था, ऊन का होता था, रेशम का होता था, जूट से होता था, जो नेचुरल होते थे, ठीक है, प्राप्त रेशे से बनाए जाते थे, ठीक है। तो आप ये ध्यान देने वाली बात है, यूज कौन कौन सा चीज़ यूज करते थे पहले के लोग, नेचुरल सोर्सेज लाइक कॉटन, ऊल, सिल्क और जूट। दीज फाइबर्स आर ट्रेडिशनल और इको फ्रेंडली होता था, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता था। नाउअडेज मेनी फाइबर्स मेकिंग डिजाइनर क्लॉथेज, ठीक है, फर्निशिंग ETC मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्लास 8 में पढ़ना है, तो क्लास 8 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। केमिकल से हम उसको बनाते हैं, हेजार्ड करता है हम लोगों को, फिर भी हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्यों यूज करते हैं, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक प्लांट वेस्ट फाइबर, तो देखिए जो रेयान है वो सिंथेटिक प्लांट वेस्ट फाइबर है, ये आपको याद रखना है। क्लास 7th में भी इसका थोड़ा सा पढ़ना और क्लास 8th में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। नायलॉन इसका नाम किस लिए पड़ा था, तो न्यूयॉर्क और लंदन में एक ही जगह, दोनों जगह एक ही साथ डेवलप हो गया था, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ गया था। ये कहानी NCERT में लिखी हुई है। शीतकालीन वस्त्र बनाने के लिए ऊन की तुलना में एक्रिलिक का प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो क्यों दी जानी चाहिए, तो देखिए एक्रिलिक की प्राथमिकता ये देनी चाहिए क्योंकि ये तो सस्ता होता है, पहला यही है, और दूसरा कीट प्रतिरोधी भी होता है, जो वहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज़ इन एक्सेस, और मोथ जो होता है उससे रजिस्ट करता है ये, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, तो सिंथेटिक फाइबर हमारे पर्यावरण के लिए क्यों खतरनाक होते हैं, तो क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नहीं ये तो नहीं होता है। क्यों पूछ रहा है, ये जलने पे विषाक्त उत्पन्न करते हैं, तो हाँ ये सही है। क्योंकि इनकी नलियाँ ड्रेनेज जाम हो जाती हैं, तो हाँ इससे जाम तो हो ही जाती है, जब गलेगा सड़ेगा नहीं तो जाम होगा। ये पुनः प्रयोजन रिसाइकिलर होते हैं, नहीं रिसाइकेबल नहीं होते हैं ये। तो 2 और 3 इसका आंसर है जो कि पूछ रहा है, खतरनाक है, तो 2 3 ये होता है। फर्दर आगे अगर हम बात, देखिए इसी तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पास आएगा, इसी तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में दोस्तों आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। जब तक इसका एग्ज़ाम, ये वैकेंसी 5 to 6 मंथ में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, 5 to 6 मंथ में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप NCERT बस लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, है ना, लाइन बाय लाइन। कोई टीचर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बोरिंग काम है, लाइन बाय लाइन खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको अंडरलाइन कर करके, तो वो ध्यान रखना है। अब कह रहा है इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाला पेचकस, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर वाला आंसर है, तो यही आंसर होगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं क्योंकि यह जल से संपर्क में आग पकड़ लेता है। जल के साथ अभिक्रिया समाप्त होने के बाद, तो जल के साथ मान लो इसकी अभिक्रिया करवा ही दिया जाए, तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि वाटर को तोड़ोगे तो H+OH- होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह देता है, निम्न में से क्या होगा, बिलियन ठंडा हो जाएगा, तो नहीं बिल्कुल गलत है, ये बिलियन गर्म हो जाएगा। बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देगा, ये तो सही है, उसका तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं तापमान में भी परिवर्तन होता है, तो ये गलत है। क्योंकि जैसे जिस बीकर में करवाएंगे ना, तो ये तो हॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो और ये क्या बना, बेस, ये क्या बना, बेस, जिसको क्या बोलते हैं, क्षार, तो ये ब्लू, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा, जो होता है उसी में बदल जाता है। जैसे एसिड रहेगा तो रेड में बदलेगा, तो ब्लू रेड में बदलेगा, इस तरह से याद रखिएगा। बिलियन गर्म हो जाता है, ये भी सही है, और नीले लिटमस पर को लाल में बदल जाता है, नहीं लाल में नहीं, ब्लू में बदलेगा, ब्लू वाला ये रेड वाला ब्लू में बदलेगा, ठीक है,
क्योंकि ये बेस है। विलयन गर्म हो जाता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये सही है ना। देखिए जब कोई एसिड होगा, है ना, तो ये ब्लू को किस में बदल देगा, रेड में बदल देगा, खतरनाक चीज़ है। और जो बेस होगा वो रेड को किस में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा। इस तरह से आपको याद रखना है। नम्य वायु के संपर्क में आने पे तांबा धातु, है ना, कॉपर जो होता है कोरोड हो जाता है, तो इस पर हरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है। तो CuSO4 इंटू 5H2O बना लेता है और FeSO4 इंटू 7H2O होता है। आप ऐसा याद रखिएगा, F को उलट के यहाँ लिख देना, 7 हो गया। तो ये बस याद रखने वाला क्वेश्चन है। हरे पदार्थ की संरचना जो होती है, ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्रीन सब्सटेंस, तो इसमें कॉपर का कार्बोनेट होता है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है, दोनों होता है। ये आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है मेन एसोसिएशन विथ मेटल डेट्स बैक, ये उसी का इंग्लिश फॉर्म है, ठीक है। ये इसी का क्या है, इंग्लिश लिखा हुआ था यहाँ, तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन है, ये क्वेश्चन जो था मांसपेशिया का था, तो ये जो क्वेश्चन है ये 11-12 से था। ये क्वेश्चन 11-12 से है, क्योंकि 9th में जो पढ़ना है, जितना 9th में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, चैप्टर 2 या 3 है, कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में पढ़ना है, उसमें ये चीज़ था नहीं। तो एक क्वेश्चन हमको थोड़ा अलग दिखा यहाँ पे अभी तक, 1-2 क्वेश्चन, बाकी सब सही है। अब ये क्वेश्चंस भी छोड़ ही देते हैं। अब देखिए निकोटीन वाला क्वेश्चन है, तो ये भी एक बार पढ़िएगा। तो कॉजेज एडिक्शन, निकोटीन जब हम लेते हैं तो हमको एडिक्शन हो जाता है। और उसी पे रिलेटेड ये क्या है, अपने द्वारा उपयोग किए गए रसायनक से क्या करेंगे, हम कौन सा रसायन खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उससे हमको सावधान रखना है। तो ये भी एक बेसिक एजम्पशन पे इसको पढ़िएगा तो अपने आप समझ जाएगा। अब निकोटीन जब हम लेते हैं तो हमारा क्या करता है, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ इनटू ब्लड सीरम से, हमको वो डायरेक्ट रिलेट करा हुआ क्वेश्चन था ये। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो था थोड़ा डेप्थ में था, बाकी सारा आपको NCERT 10 तक का पढ़ना, उतने में आसानी से हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस हम छोड़ दिए थे उसको कर लेते हैं। ये PDF टेलीग्राम वाले चैनल पे मिल जाएगा, आप परेशान ना हो ज़्यादा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, NVS लैब करके आप सर्च करिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। वहीं पे आपको रिक्वेस्ट भेजिएगा, हम तुरंत से एक्सेप्ट कर देंगे जैसे ही हमको टाइम मिलेगा। 2010 में जन्म ले बच्चों को बाल टीका कार्यक्रम के भाग के रूप में टीका नहीं लगेगा, तो ये स्मॉल पॉक्स वाली टीका नहीं लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देखिए आउटर मोस्ट जोन कैंडल फ्लेम, ये जोन वाला क्वेश्चन जो था कंबसन ऑफ फ्लेम से था, ये चैप्टर 8 है। अब देखिए ये सब कुछ है नहीं, ये खास क्वेश्चन, इसलिए हम बता देते हैं कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन था। प्लांट स्पेसीज आर कॉल एंडेमिक एरिया, ठीक है। तो ये 7 से 9 में बहुत सा क्वेश्चन है, पीछे पढ़ना है लास्ट वाले चैप्टर में, तो वो ये दिया हुआ है। 34 में क्वेश्चंस क्या है, ये साउंड से क्वेश्चंस है, तो ये साउंड 8 और 9 में पढ़ना है। पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी, तो स्टार एंड सोलर सिस्टम के बारे में क्लास 8 में हम लोगों को पढ़ना है। 36 में फाइबर के बारे में ही पूछा गया है, तो सिंथेटिक फाइबर क्लास 8 में पढ़ना है। W और M, तो स्टार सोलर सन और स्टार क्लास 8 में पढ़ना हम लोगों को। ओविपोरस ह्यूमन बींग्स और एक्सटर्नल, ये 9-10 में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, 38 नंबर। और 39 नंबर क्वेश्चन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। ये भी चार्जेस 6 में ही पढ़ना है, चार्जेस अराउंड 6 में पढ़ना है कि रब करने के बाद मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, ये क्लास 6 में पढ़ना है, रबिंग ऑफ मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 9 में पढ़ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो ये सारा क्वेश्चन हम इसमें दिखा दिए हैं। अब बाकी जो नॉन टेक वाले क्वेश्चन आए थे वो भी एक बार दिखा देते हैं। अब बाकी ये पेपर हम वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से आप ये इसको ले लीजिएगा टेलीग्राम वाले चैनल पे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, दूसरा भी उसी तरह का रीजनिंग का बहुत आसान क्वेश्चन है, 3rd 4th। तो बाकी ये रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आप PDF ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे मिल जाएगा ये। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।